दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी के द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, जिसके तहत दोस्तों हम लोग का टॉपिक चल रहा था भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक पूर्व वर्षों में पूछे गए हैं हम देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर में 2016 तक के प्रश्नों को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। दोस्तों 2016 तक जितने भी आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों हम 2015 में जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसको हम देखेंगे दोस्तों, और 2016 में हमारा एक प्रश्न बाकी रह गया था उसको हम कवर करेंगे। फिर हम 2015 के आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी में दोस्तों क्या होता है, फैक्ट रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चले सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए 2016 का हमारा एक प्रश्न बाकी था, फिर हम 2015 के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए हमारा क्या कह रहा है प्रश्न, यह 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। देखिए कह रहा है दोस्तों कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बात इन दोनों में समान है। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें क्या है, समान है। ठीक है, तो पहला पॉइंट दोस्तों कह रहा है, यहाँ देखें कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। क्या है, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से क्या है, संबंध है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। क्या है, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। ठीक है, देखिए फिर से क्या कह रहा है कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बात या बातें आपस में क्या है, इन दोनों में समान है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा था कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दोनों में शिलाकृत क्या है, स्मारक हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केवल तीसरा पॉइंट इसमें जो दिया गया है वह बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, यानी कि दोनों में शिलाकृत क्या है दोस्तों, स्मारक हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, केवल तीसरा पॉइंट जो है वह हमारा सही दिया गया है, बाकी ऊपर के दो पॉइंट दोस्तों क्या हैं, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए डिटेल एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। यहाँ देखें, कह रहा है कि अजंता की कलाकृतियाँ जहाँ ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की हैं। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि अजंता की कलाकृतियां जहां ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक मिलती हैं, वहीं महाबलीपुरम में 7वीं सदी के मध्य में कलाकृतियों का निर्माण देखने को मिला। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अजंता की कलाकृतियां जहां ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक मिलती हैं, वहीं महाबलीपुरम में 7वीं सदी के मध्य में कलाकृतियों का निर्माण देखने को मिला। कह रहा है पुनः अजंता की कलाकृतियों में बौद्ध संप्रदाय को महत्व मिला। क्या है, अजंता की कलाकृतियों में बौद्ध संप्रदाय को महत्व मिला, तो महाबलीपुरम में हिंदू मंदिर, विष्णु शिव मंदिर आदि का प्रमाण मिलता है। अजंता और महाबलीपुरम दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। हमारा पहला और दूसरा पॉइंट दोस्तों गलत दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी कि जो कह रहा है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, तो यह दोनों दोस्तों एक ही समय काल में निर्मित नहीं हुए हैं। और कह रहा है कि दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, तो यह भी गलत है। अजंता हमारा दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है और महाबलीपुरम हमारा क्या, एक हिंदू मंदिर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए दूसरा पॉइंट भी दोस्तों क्या गलत दिया गया है। जबकि तीसरा कह रहा है कि दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है कि दोनों में क्या है, शिलाकृत स्मारक हैं। ऑप्शन बी केवल थर्ड हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों 2015 में जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था वह कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा स्टेटस दिया गया है। क्या है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा या स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखें, भारत सरकार द्वारा अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले दिया गया दोस्तों तमिल को 2004 में। ठीक है, फिर दिया गया दोस्तों हमारा संस्कृत को 2005 में, फिर दिया गया दोस्तों तेलुगु को 2008 में, फिर कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और सबसे लेटेस्ट है उड़िया
या उड़िया जिसे दिया गया दोस्तों 2014 में। तो इसमें सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे दोस्तों, वह है उड़िया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा या स्टेटस दिया गया है, तो याद रखिए उड़िया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। पहला है दोस्तों तमिल 2004 से, संस्कृत है दोस्तों 2005 से, तेलुगु है 2008 से, कन्नड़ है 2008 से, मलयालम है 2013 से और सबसे लेटेस्ट है दोस्तों उड़िया या ओडिया 2014 से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे हम दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा गया था। यहाँ ऊपर देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखिए कह रहा दोस्तों निम्नलिखित युग्मों पर क्या करिए, विचार कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तीर्थ स्थान और उनकी अवस्थिति। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, क्या है, कह रहा है श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ। फिर कह रहा है दोस्तों ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियाँ, क्या है, ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियाँ। और फिर कह रहा है पुष्कर हमारा क्या, महादेव पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेल है दोस्तों वह है केवल हमारा ऑप्शन ए, यानी कि केवल ए हमारा सही सुमेल दिया गया है, बाकी के 2 ऑप्शन हमारे सही सुमेल नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा कि श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। हमारा क्या, श्रीशैलम दोस्तों क्या है, श्रीशैलम हमारा नल्ला मल्ला पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। यह पॉइंट हमारा सही दिया गया, जबकि दूसरा और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, यह गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है हमारा कि श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। कह रहा है कि श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह एक प्रसिद्ध क्या है दोस्तों, ज्योतिर्लिंग है। क्या है, यह एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिका अर्जुन नाम से की जाती है और यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। ठीक है, तो श्रीशैलम हमारा नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे देखें क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, कि ओंकारेश्वर कह रहा है यहाँ पे सतमाला पहाड़ियाँ। क्या है, ओंकारेश्वर कह रहा है सतमाला पहाड़ियाँ। कह रहा दोस्तों ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सतमाला की पहाड़ियां भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। क्या है, कह रहा है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सतमाला की पहाड़ियां हमारा भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ओंकारेश्वर हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सतमाला की पहाड़ियाँ दोस्तों ठीक है कहाँ पे, हमारे भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में फैली हुई हैं, इसीलिए दूसरा पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, फिर देखिए पुष्कर कह रहा है महादेव पहाड़ियाँ। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि पुष्कर राजस्थान में अरावली पहाड़ियों पर स्थित है, इसीलिए हमारा तीसरा पॉइंट भी गलत है। ठीक है, क्या है, कह रहा है महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि पुष्कर राजस्थान में अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों श्रीशैलम हमारा नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है हमारा श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। ओंकारेश्वर हमारा मध्य प्रदेश में है, जबकि सतमाला पहाड़ियाँ हमारी महाराष्ट्र में, इसीलिए यह भी पॉइंट गलत है। पुष्कर दोस्तों हमारा कह रहा है महादेव पहाड़ियाँ दोस्तों क्या है, महादेव पहाड़ियाँ हमारी मध्य प्रदेश में है, जबकि पुष्कर दोस्तों कहाँ पे स्थित है, या अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है, इसीलिए यह भी पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, तो श्रीशैलम हमारा नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ बिल्कुल सही सुमेल है, हम राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए केवल एक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। यहाँ देखें, चलिए दोस्तों यहाँ देखिए क्या कह रहा है, चलिए देखिएगा ध्यान से। कह रहा दोस्तों कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। क्या है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था, तो सही आंसर मार्क करेंगे हम धौले स्थित शैलकृत क्या है, हाथी का। क्या है, धौले स्थित शैलकृत हाथी का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे। ठीक है, देखिए नीचे यहाँ कह रहा है दोस्तों लिंगराज मंदिर हमारा इसका निर्माण किया गया था 11वीं शताब्दी में। क्या है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किया गया था दोस्तों कब, तो यह किया गया था 11वीं शताब्दी में। धौली का शैलकृत हाथी दोस्तों किया गया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व। क्या है, धौली का शैलकृत हाथी किया गया था दोस्तों 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। महाबलीपुरम का स्मारक किया गया था 7वीं से 8वीं शताब्दी में। फिर उदयगिरी की वाराह मूर्ति किया गया था दोस्तों गुप्तकालीन। क्या है, लिंगराज मंदिर दोस्तों 11वीं शताब्दी में, धौली का शैलकृत हाथी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, फिर हमारा कह रहा है कि महाबलीपुरम का स्मारक 7वीं से 8वीं शताब्दी में
और उदयगिरि की वाराह मूर्ति दोस्तों गुप्तकालीन में। तो सही आंसर हमारा क्या था, वह था दोस्तों धौले स्थित शैलकृत हाथी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न को हम देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ। ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी में दोस्तों फैक्ट रिपीट करते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। चौथा कह रहा है दोस्तों कि कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। क्या है, चौथा हमारा कह रहा है कि कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर वह मार्क करेंगे हम, वह है दोस्तों हमारा क्या, कि दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करिएगा आप लोग। हम देखेंगे यहाँ कि चौथा कह रहा है कि कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। तो याद रखिए दोस्तों, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। क्या है, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। तो याद रखिए, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में भी दोस्तों पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे दोस्तों 2014 में पूछे गए आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों की तरफ। यहाँ देखिए ऊपर दोस्तों, अब आ रहा है हमारा 2014 से संबंधित प्रश्न, जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर का, कह रहा है कि एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। क्या है, फिर देखिए, कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे 22 मार्च। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों 22 मार्च अथवा 21 मार्च। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि हिंदू महीनों में वर्ष को निम्न तरह से क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला है दोस्तों चैत्र, यानी कि दोस्तों मार्च से अप्रैल। क्या है, चैत्र है मार्च से अप्रैल। वैशाख है दोस्तों हमारा क्या, अप्रैल से मई। क्या है, वैशाख है दोस्तों हमारा अप्रैल से मई। ज्येष्ठ है दोस्तों हमारा क्या, मई से जून। क्या है, ज्येष्ठ है दोस्तों हमारा मई से जून। ठीक है, आषाढ़ है दोस्तों हमारा जून से जुलाई। क्या है, आषाढ़ है जून से जुलाई। श्रावण है दोस्तों जुलाई से अगस्त। फिर दोस्तों भाद्रपद है हमारा अगस्त से सितंबर। फिर है दोस्तों आश्विन हमारा सितंबर से अक्टूबर। क्या है, आश्विन दोस्तों हमारा सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, फिर है कार्तिक दोस्तों हमारा अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा मार्गशीर्ष या अग्रहायण या दोस्तों नवंबर से दिसंबर। ठीक है, फिर है पौष दोस्तों हमारा दिसंबर से जनवरी। फिर है दोस्तों हमारा माघ जनवरी से फरवरी। फिर है दोस्तों हमारा फागुन फरवरी से मार्च। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, यहाँ देखें। कह रहा है दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर मार्क करेंगे कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर क्या करता था, चर्चा करता था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। तो याद रखिएगा, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ क्या अकबर चर्चा करता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखें कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर क्या दोस्तों चर्चा किया करता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी में क्या होते हैं दोस्तों, फैक्ट रिपीट करते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चले। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, 2014 में पूछा गया यह प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों कि भारत की क्या है, संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों मुंडक उपनिषद। क्या है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ नीचे देखिए। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए, कह रहा है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं? तो सही आंसर कह रहा है कि भद्राचलम, फिर है दोस्तों चंदेरी, फिर है हमारा कांचीपुरम, फिर है दोस्तों करनाल। तो सही आंसर क्या मार्क करेंगे? वह हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3 हमारे वह है दोस्तों क्या, पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2, यानी कि चंदेरी, और फिर हम मार्क करेंगे दोस्तों कांचीपुरम। ठीक है, यह हमारे क्या है, पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या है, चंदेरी और कांचीपुरम। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे। यह याद रखिएगा कि भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं? तो याद रखिए दोस्तों चंदेरी और कांचीपुरम। क्या है? चंदेरी और कांचीपुरम। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? क्या है दोस्तों? कह रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो याद रखें दोस्तों, मंदिर रचना की एक शैली है हमारा पंचायतन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, फिर देखें। कह रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो याद रखिए दोस्तों, मंदिर रचना की एक शैली है हमारी पंचायतन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें दोस्तों क्या कह रहा है नीचे। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न देखें। ठीक है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? क्या है? कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हम, यानी कि लोकायत और कापालिक। क्या है? ऑप्शन सी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। कह रहा दोस्तों कि हमारा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों, मीमांसा और वेदांत है, फिर दोस्तों न्याय और वैशेषिक भी है, सांख्य और योग भी है, लेकिन लोकायत और कापालिक हमारा दोस्तों नहीं है। ठीक है, क्या है? लोकायत अथवा चाविक दर्शन दोस्तों एक प्राचीन भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। यह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है तथा पारलौकिक सत्ताओं को स्वीकार नहीं करता है, जबकि दोस्तों कापालिक एक तांत्रिक शैव संप्रदाय है जिसमें वामाचार अपने चरम रूप में पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और षड्दर्शन एवं उनके प्रणेता दोस्तों यहाँ देख लें। यदि हम बात करें दोस्तों सांख्य की, ठीक है, तो इसके प्रणेता हैं महर्षि कपिल। न्याय की बात करें तो इसके प्रणेता हैं महर्षि गौतम, योग के महर्षि पतंजलि, वैशेषिक के महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी और वेदांत या उत्तरी मीमांसा के महर्षि वादरायण। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, लोकायत और कापालिक। ठीक है, चलिए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ देखें क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। क्या है? कह रहा है निम्नलिखित भाषाओं पर क्या करिए, विचार कीजिए। कह रहा है उपर्युक्त में से किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा या भाषाएं घोषित किया है? तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है क्या, बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 को। अभी हम लोगों ने क्लासिकल भाषाओं से संबंधित एक प्रश्न और देखा था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। कह रहा है उपर्युक्त में से किसको या किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा या भाषाएं घोषित किया है? तो याद रखिए दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नड़ और तेलुगु। ठीक है, जबकि गुजराती हमारी क्लासिकल भाषा नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि हमारा क्या, कि उपर्युक्त में से किसको या किनको सरकार ने क्लासिकल भाषाएं घोषित किया है? तो याद रखिए कन्नड़ और तेलुगु। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ देखें, तमिल को दोस्तों 2004 से, संस्कृत को 2005 से दोस्तों, तेलुगु को 2008 से, कन्नड़ को 2008 से, मलयालम को 2013 से और ओडिया को 2014 से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए यहाँ आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है हमारे आगे का प्रश्न देखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा दोस्तों भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में क्या करिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों क्या, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है विख्यात मूर्ति, शिल्प और स्थल। ठीक है, पहला हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा। क्या है, कह रहा है हमारा कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो कह रहा है यह स्थल हमारा अजंता में स्थित है। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से क्या है, उबारते दर्शाए गए हैं। कह रहा है माउंट आबू में स्थित है। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण कह रहा है मामल्लपुरम में स्थित है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि कह रहा है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर दोस्तों अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, यह दोस्तों अजंता में स्थित है। यह बिल्कुल हमारा सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, जबकि दोस्तों यहाँ कह रहा है कि प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं, कह रहा है या माउंट आबू। तो यह दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, यह दोस्तों फिर दिया गया है कि विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण मामल्लपुरम। तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। जबकि दोस्तों जो कह रहा है हमारा कि प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दिखाए गए हैं, तो वह हमारा यहाँ देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है दोस्तों प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा उदयगिरी की गुफाओं मध्य प्रदेश में पाई गई है। क्या है, उदयगिरी की गुफाओं मध्य प्रदेश में पाई गई है और इसमें भगवान वाराह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। तो यह माउंट आबू में स्थित ना हो के दोस्तों हमारा कहाँ पे स्थित है, क्या है जो हमारा दूसरा पॉइंट है, या माउंट आबू में स्थित ना हो के दोस्तों यहाँ देखें प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा उदयगिरी की गुफाओं मध्य प्रदेश में पाई गई है। इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट दोस्तों गलत दिया गया है। पहला और तीसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ अब हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए क्योंकि यूपीएससी में दोस्तों फैक्ट रिपीट करते हैं। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 2014 में जो हमारा आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, यहाँ देखेंगे हम लोग 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का क्या है दोस्तों, सम्मिश्रण है। क्या है, पहला कह रहा है सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का क्या है दोस्तों, सम्मिश्रण है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि हमारा सत्रिया जो है दोस्तों वह क्या है, संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि यह असम के वैष्णव की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। क्या है, यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फिर तीसरा कह रहा है कि यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। तीसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि इस नृत्य शैली के वैष्णव मठ या विहारों में धार्मिक विचार एवं सत्रों के साथ जुड़ाव के कारण इसे सत्रिया नाम दिया गया। और कह रहा है कि 15वीं शताब्दी ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, कह रहा है 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमद शंकर देव द्वारा सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और एक और पॉइंट दिया गया है, यहाँ देखें कि इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया, जिससे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखिए जो सही दिए गए हैं हमारे सत्रिया से संबंधित, कि सत्रिया दोस्तों क्या है, सत्रिया हमारा संगीत नृत्य तथा अभिप्राय का क्या है, सत्रिया हमारा संगीत नृत्य तथा अभिनय का क्या है, सम्मिश्रण है। क्या है, सत्रिया हमारा संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है।
फिर दोस्तों कि यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी क्या है दोस्तों, जीवंत परंपरा है। तो दोनों पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं सत्रिया से संबंधित, कि सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का क्या है दोस्तों, सम्मिश्रण है। और दूसरा कह रहा है कि यह असम के वैष्णव की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। जबकि तीसरा कह रहा है कि यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे केवल 1 एवं 2। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, केवल 1 एवं 2, कि सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है और यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, थर्ड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है हमारा भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है। कह रहा है भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है। फिर देखें, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि क्या, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में क्या है, जीवंत परंपरा है। क्या है, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में क्या है दोस्तों, जीवंत परंपरा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है। तो याद रखें, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ ऊपर देखें दोस्तों। ठीक है, चलिए 11वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थस्थल और अवस्थान। ठीक है, कह रहा दोस्तों टाबो मठ व मंदिर संकुल क्या है, टाबो मठ व मंदिर संकुल। तो कह रहा है हमारा स्पीति घाटी। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, कह रहा है लहोत्सव लाखांग मंदिर नको जसकार घाटी। फिर कह रहा है दोस्तों अलची मंदिर संकुल लद्दाख। तो इसमें जो सही ऑप्शन हम मार्क करेंगे वह है दोस्तों केवल 1 और 3 हमारा सही सुमेल दिया गया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों टाबो मठ व मंदिर संकुल कह रहा है स्पीति घाटी, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है हमारा लहोत्सव लाखांग मंदिर नको जसकार घाटी, यह भी हमारा सुमेल है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है कि टाबो मठ व मंदिर संकुल कह रहा है दोस्तों स्पीति घाटी, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों लहोत्सव लाखांग मंदिर नको, यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि अलची मंदिर संकुल कह रहा है दोस्तों लद्दाख, तो यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि टाबो मठ व मंदिर संकुल कह रहा है क्या है, स्पीति घाटी। क्या है हमारा, कह रहा है यहाँ पे देखें, कह रहा है टाबो मठ व मंदिर संकुल स्पीति घाटी, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, कि लहोत्सव लाखांग मंदिर नको जंस्कार घाटी, तो यह भी हमारा सही सुमेल है। फिर देखें यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखेंगे नीचे कह रहा है अलची मंदिर संकुल दोस्तों लद्दाख के लेह जिले के अलची गांव में स्थित है। ठीक है, क्या है, अलची मंदिर संकुल लद्दाख के लेह जिले के अलची गांव में स्थित है। यह लेह लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, अलची मंदिर संकुल लद्दाख के लेह जिले के अलची गांव में स्थित है, ना कि दोस्तों यह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख के लेह जिले के अलची गांव में स्थित है। ठीक है, इसीलिए हमारा तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, केवल पहला और तीसरा पॉइंट हमारा दोस्तों सही है, जबकि दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, क्या है, हमारा पहला और तीसरा पॉइंट सही है दोस्तों, जबकि दूसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, फिर से एक बार देख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा है कि टाबो मठ व मंदिर संकुल स्पीति घाटी, बिल्कुल सही है। जबकि कह रहा है कि लहोत्सव लाखांग मंदिर नको जंस्कार घाटी, यह हमारा गलत दिया गया दूसरा पॉइंट। जबकि तीसरा कह रहा है कि अलची मंदिर संकुल लद्दाख, यह हमारा सही है। तो हम सही आंसर मार्क करेंगे केवल 1 और 3, यानी कि टाबो मठ व मंदिर संकुल स्पीति घाटी में है। फिर दोस्तों हमारा अलची मंदिर संकुल लद्दाख, यह हमारा बिल्कुल सही है। तो सही है हमारा फर्स्ट, और कौन सही है, थर्ड, जबकि सेकंड हमारा दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। टाबो मठ व मंदिर संकुल हमारा कहाँ है, स्पीति घाटी में, और अलची मंदिर संकुल हमारा कहाँ है, लद्दाख में। जबकि कह रहा है कि लहोत्सव लाखांग मंदिर नको जंस्कार घाटी, यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, क्या है देखें, यहाँ देखें दोस्तों क्या कह रहा है कि लहोत्सव लाखांग मंदिर नको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जंस्कार घाटी हमारी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अतः द्वितीय युग्म हमारा गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है,
कह रहा है कि लहोत्सव लाखांग मंदिर नको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जंस्कार घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट गलत है। जबकि टाबो मठवा मंदिर संकुल स्पीति घाटी बिल्कुल सही सुमेल है, और अलची मंदिर संकुल हमारा लद्दाख बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड हमारा सही है, जबकि सेकंड हमारा गलत सुमेल दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। लहोत्सव लाखांग मंदिर नको हमारा जंस्कार घाटी में स्थित ना होके दोस्तों कहाँ पे है, यह हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है गरबा हमारा गुजरात, क्या है दोस्तों, कह रहा है गरबा गुजरात। ठीक है, तो बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों, गरबा हमारा गुजरात। फिर कह रहा है दोस्तों मोहिनी अट्टम उड़ीसा, क्या है, कह रहा है दोस्तों मोहिनी अट्टम हमारा उड़ीसा, तो यह गलत है दोस्तों। मोहिनी अट्टम हमारा उड़ीसा से संबंधित ना होकर कहाँ से, वह दोस्तों हो जाएगा हमारा मोहिनी अट्टम केरल से। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत दिया गया। फिर कह रहा है दोस्तों यक्षगान कर्नाटक, क्या है, कह रहा है दोस्तों हमारा यक्षगान कर्नाटक, तो बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों, यक्षगान हमारा कर्नाटक से सही सुमेल हो जाएगा। सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह कौन, सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, गरबा हो जाएगा दोस्तों गुजरात से, और यक्षगान हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, यक्षगान हो जाएगा हमारा कर्नाटक से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम उड़ीसा से ना होके दोस्तों केरल से हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी हो जाएगा दोस्तों हमारा उड़ीसा से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ना कि मोहिनी अट्टम। ठीक है, गरबा गुजरात से, यक्षगान कर्नाटक से, मोहिनी अट्टम केरल से, और ओडिसी हो जाएगा हमारा उड़ीसा से। ठीक है, यहाँ जो गलत सुमेल दिया गया है वह दिया गया है दोस्तों मोहिनी अट्टम उड़ीसा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, भारत के विभिन्न शास्त्रीय व पारंपरिक नृत्य और संबंधित राज्य। भरतनाट्यम हो जाएगा दोस्तों कहाँ से, तमिलनाडु से। ठीक है, कथकली हो जाएगा दोस्तों केरल से, और कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु से, कथकली हो जाएगा दोस्तों केरल से, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और आगे के पॉइंट को हम देखेंगे क्या दिया गया यहाँ। ठीक है, एक बार देख लें जितने भी यहाँ पे हमारे क्या है, देखें। चलिए, शास्त्रीय नृत्य हैं, यहाँ देख लें। कथक हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से, क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से। मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर से, सत्रिया हो जाएगा असम से, गरबा हो जाएगा गुजरात से, मोहिनी अट्टम केरल से, यक्षगान कर्नाटक से, और ओडिसी हमारा उड़ीसा से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 13वें नंबर प्रश्न को हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा 13वां नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, क्या है, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, तो गलत है दोस्तों। बीजक कबीर की वाणी का संकलन है। तथा पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक क्या है, कह रहा है पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया है, तो यह भी गलत है कि पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक थे दोस्तों श्री वल्लभाचार्य। ठीक है, अतः उपर्युक्त कथनों में से कोई सही नहीं है। सही आंसर मार्क करेंगे हम दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, दोनों पॉइंट हमारे गलत हैं दोस्तों। बीजक क्या है, कबीर की वाणी का संकलन है, ना कि दादू दयाल का। क्या है, बीजक हमारी दोस्तों कबीर की वाणी का संकलन है, ना कि दादू दयाल का, इसलिए पहला पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था, तो यह भी हमारा गलत है दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक श्री वल्लभाचार्य थे, ना कि दोस्तों मध्वाचार्य। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कौन थे, वल्लभाचार्य, ना कि दोस्तों हमारे मध्वाचार्य, इसलिए दूसरा पॉइंट भी हमारा गलत दिया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों 14वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये सारे प्रश्न दोस्तों 2014 में आर्ट एंड कल्चर से संबंधित पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए 14वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों मंगा नियार के नाम से जाने जाने वाले लोगों का समुदाय, क्या है दोस्तों, कह रहा है हमारा, कह रहा है कि मंगा नियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय। ठीक है, इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों ऑप्शन बी। क्या है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु क्या है, विख्यात हैं। ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है मंगा नियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय, तो याद रखिए दोस्तों हमारा क्या है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु क्या है दोस्तों, विख्यात है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए मंगा नियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय, तो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु क्या है दोस्तों, विख्यात है। इसका बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि मंगा नियार समुदाय राजस्थान के मरुस्थल में पाया जाने वाला एक मुस्लिम समुदाय है, और यह राजस्थान के बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 2013 के आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए।
चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों हमारा कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो सही आंसर मार्क करेंगे। चैत्य दोस्तों हमारे पूजा स्थल होते थे, जबकि विहार क्या दोस्तों, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो याद रखिए दोस्तों, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। क्या है दोस्तों कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं का क्या होता है? निवास स्थान। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं का क्या है? निवास स्थान है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देखें दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? क्या है? कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो सही आंसर मार्क करेंगे। तृष्णा रूपी अग्नि का क्या है दोस्तों? समन। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो याद रखें दोस्तों, तृष्णा रूपी अग्नि का क्या है दोस्तों? समन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो याद रखें दोस्तों, तृष्णा रूपी अग्नि का क्या है दोस्तों? समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें क्योंकि यूपीएससी में दोस्तों फैक्ट रिपीट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमारे 2013 के प्रश्न हम देख रहे थे जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, हम 2013 के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों, ठीक है, यहां देखिए 2000 यह हमारे क्या है 2013 में पूछे गए आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों को हम देख रहे थे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन दोस्तों हमारे जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो पहला कह रहा है कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है दोस्तों? तपश्चर्या। क्या है? कह रहा है दोस्तों हमारा कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है दोस्तों? तो वह है हमारा तपश्चर्या। बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, क्या है? आत्मा होती है। यह भी हमारा सही है। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। क्या है? कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों। 1, 2 और 3 हमारे तीनों पॉइंट जो हमारे क्या हैं जैन सिद्धांत से संबंधित दिए गए हैं वह हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो याद रखिए दोस्तों, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है? तपश्चर्या है। क्या है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। क्या है? प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तीसरा कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। यह तीनों पॉइंट हमारे जैन सिद्धांत से संबंधित सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर से देख लें। कह रहा है कि जैन सिद्धांत के अनुरूप निम्नलिखित में से कौन से कथन है? तो याद रखिए, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है? तपश्चर्या। क्या है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग है तपश्चर्या। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तीसरा कह रहा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका क्या करना चाहिए? अंत करना चाहिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तीसरा कह रहा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका क्या? अंत करना चाहिए। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है आगे के प्रश्न हमारे। यहाँ देखें, कह रहा है कि भारतीय शिला वास्तु क्या है? भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों हमारा कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। क्या है? कह रहा दोस्तों बादामी की गुफाएं हमारी भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों हमारा क्या? फिर कह रहा है कि बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविका के लिए बनवाई गई थी। ठीक है,
फिर कह रहा है हमारा कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा केवल ऑप्शन थर्ड जो है वह दोस्तों हमारा सही दिया गया है। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है दोस्तों यह हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं, केवल थर्ड पॉइंट सही है, यानी कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए क्या दोस्तों बनवाई गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, एलोरा में गुफाएं दोस्तों विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। तो यह दोस्तों हमारा क्या है, पॉइंट गलत दिया गया है। ठीक है, जबकि दूसरा कह रहा है कि बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तो यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों गलत है। ठीक है, कह रहा है भारत की प्राचीनतम दोस्तों जो यहाँ कह रहा है कि बादामी की गुफाएं, तो यह बादामी की गुफाएं ना हो के दोस्तों हमारी भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं दोस्तों भीमबेटका मध्य प्रदेश में, जिनका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, जबकि बादामी की गुफाएं 6वीं से 8वीं शताब्दी में निर्मित हुई हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं वह है दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं, ना कि बादामी की गुफाएं, इसलिए पहला पॉइंट गलत दिया गया है। ठीक है, भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं, ना कि दोस्तों हमारी क्या वह है दोस्तों यहाँ जो प्रश्न में कह रहा है कि बादामी की गुफाएं हमारी भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट गुफाएं हैं, तो यह गलत दिया गया है। हमारी भीमबेटका की गुफाएं यहाँ भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट गुफाएं हैं, याद रखिएगा, इसीलिए पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तो यह भी पॉइंट हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि बाराबर की गुफाओं का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि सम्राट अशोक ने किया था, इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट भी गलत है। ठीक है, फिर से देख लें एक बार, क्लियर से देखें, फिर से क्लियर करें। यहां देखें, कह रहा है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। तो यह पॉइंट इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि हमारी भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, यह हमारी भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, ना कि बादामी की गुफाएं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखें, बाबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तो याद रखें, जो हमारा बाराबर की शैलकृत गुफाएं हैं दोस्तों, यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ना बनवाया जाके यह दोस्तों हमारे सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, और जो मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। इस पॉइंट को याद रखिए, यह हमारा बाराबर की जो शैलकृत गुफाएं हैं इसका निर्माण दोस्तों सम्राट अशोक ने करवाया था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट भी गलत है। ठीक है, जबकि तीसरा कह रहा है कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन थर्ड, जो हमारा दिया गया पॉइंट थर्ड वही केवल सही है। ठीक है, यहां देखें क्या कह रहा है, ऊपर हम देखेंगे क्या आंसर दिया गया है। यहां देखें, इसमें जो सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे वह मार्क करेंगे केवल 3। ठीक है, केवल थर्ड हम सही आंसर मार्क करेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, 5वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक, चलिए देखेंगे दोस्तों। कह रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के, क्या है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को क्या है, सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। क्या है, एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में क्या है, कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखें कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है। तो याद रखें दोस्तों, एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या है, एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर क्या की जाती है, वक्र की जाती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। त्रिभंग के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ दोस्तों, देखेंगे आगे के हमारे प्रश्न क्या कह रहे हैं। सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। यूपीएससी में दोस्तों फैक्ट रिपीट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, देखें
छठा नंबर प्रश्न हमारा देखें दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों अजंता की गुफाएं, दूसरा कह रहा है दोस्तों लेपाक्षी मंदिर, तीसरा कह रहा है दोस्तों सांची स्तूप। क्या प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त स्थलों में से कौन सा से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना या जाने जाते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि केवल 1 और 2। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर, जबकि सांची के स्तूप दोस्तों हमारे भित्ति चित्रकला के लिए नहीं जाने जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपर्युक्त स्थलों में से कौन सा से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है या जाने जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है दोस्तों अजंता की गुफाएं व लेपाक्षी मंदिर हमारा चित्रकला यानी कि वॉल पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, भित्ति चित्रकला के लिए, जबकि सांची का स्तूप आंशिक रूप से भित्ति चित्रकला को भी धारण करता है, परंतु यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। अतः उपर्युक्त विकल्पों में से बी हमारा केवल 1 और 2 सही या राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त स्थलों में से कौन सा या से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है या जाने जाते हैं। तो याद रखिए अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर, जबकि सांची स्तूप हमारा भित्ति चित्रकला यानी कि वॉल पेंटिंग के लिए नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन बी केवल 1 एवं 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। कह रहा दोस्तों हमारा भारत में दार्शनिक विचार। क्या है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा दोस्तों सांख्य हमारा कहता है कि पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। क्या है, सांख्य हमारा पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। फिर कह रहा है सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो दूसरा पॉइंट हमारा सही दिया गया है, जबकि पहला पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि सांख्य पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को क्या करता है, स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो हमारा सही आंसर होगा वह है केवल 2, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कह रहा है कि कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन में पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, ठीक है। जबकि यहाँ कह रहा है कि सांख्य पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो यह पॉइंट हमारा गलत है। कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन में दोस्तों पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो दूसरा पॉइंट हमारा सही है, पहला पॉइंट बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ेंगे हम 2012 में पूछे गए आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों की तरफ। यहाँ देखें क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, ठीक है। फिर देखिए मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। तो कह रहा है कि ध्यान साधना व श्वास नियमन, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। फिर कह रहा है कि एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, ठीक है। तो तीनों पॉइंट हमारे दोस्तों सही दिए गए हैं। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्या है, फिर देखिए कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। तो पहला कह रहा है दोस्तों कि ध्यान साधना व श्वास नियमन, दूसरा कह रहा है दोस्तों एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, तीसरा कह रहा है दोस्तों श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, बिल्कुल सही है। तीनों पॉइंट हमारे दोस्तों वह है ध्यान साधना व श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। यह सभी दोस्तों हमारे मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। तो यह तीनों पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में क्या करते हैं, हमारे फैक्ट रिपीट करते हैं, इसलिए जितने भी फैक्ट हम लोग कवर करते चल रहे हैं सारे फैक्टों को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है।
चलिए देखिए, यहाँ 2012 में पूछे गए आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था दोस्तों? प्रमुखता। कह रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या है? ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। क्या है दोस्तों? कह रहा है यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक, क्या है? कह रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। याद रखिएगा, कह रहा दोस्तों कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। क्या है? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखें यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से क्या था? विद्यमान था। क्या है? कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2 और 3। यानी कि दोस्तों कह रहा है वेद प्रामाण्य के प्रति क्या है? अनास्था। क्या है? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। फिर हमारा तीसरा कह रहा है कि कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। ठीक है, जबकि हमारा क्या है? पहला पॉइंट दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो याद रखिए वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही है। जबकि पहला कह रहा है कि तप और भोग की अति का परिहार, तो यह दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहा है हमारा कि जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रसार लगभग एक ही समय में हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रसार लगभग एक ही समय में हुआ था। कह रहा है हमारा दोनों का उद्देश्य तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों का उन्मूलन करना था, परंतु आचरण व्यवहार के मामले में जैन धर्म बौद्ध धर्म के सापेक्ष क्या है? क्या है? परंतु आचरण व्यवहार के मामले में जैन धर्म बौद्ध धर्म के सापेक्ष क्या है? ज्यादा कठोर है। इसीलिए हमारा प्रथम कथन क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है, जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, बिल्कुल सही है। और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, यह भी हमारा सही है। जबकि पहला दोस्तों तप और भोग की अति का परिहार, यह हमारा पॉइंट गलत दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। ठीक है, कह रहा है सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कह रहा है कि ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। क्या है? कह रहा है ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। फिर कह रहा है कि ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का क्या है? संगीत है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है हमारा कि ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। जबकि पहला पॉइंट दोस्तों हमारा यह गलत दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। कह रहा है कि ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। यहाँ देखें क्या दिया गया है कि ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व ही हो चुकी थी, मुगल काल में अपनी यह पराकाष्ठा पर पहुंचा, अतः प्रथम कथन क्या है दोस्तों? हमारा गलत है। ठीक है, जबकि दूसरा कि ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है, तो यह पॉइंट हमारा सही है। और तीसरा कह रहा है कि ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है और ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। दूसरा और तीसरा पॉइंट हमारा सही है। जबकि पहला कह रहा है कि ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ, तो यह गलत है। यहाँ कह रहा है कि ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व ही हो चुकी थी, मुगल काल में यह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था। प्रथम कथन गलत है। सही आंसर मार्क करेंगे केवल 2 और 3। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों हम क्या कह रहा है हमारा पांचवा नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक। ठीक है, यहाँ देखें पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा, कह रहा दोस्तों कि कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? ठीक है, कह रहा है हमारा कि कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? पहला कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल हमारा पहला पॉइंट दोस्तों सही दिया गया है। क्या है कि कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक क्या करते हैं दोस्तों? प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम से संबंधित यह अंतर पहला आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सही दिया गया है। ठीक है, दूसरा दोस्तों कह रहा है कि पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमारा क्या है?
कह रहा है दोस्तों हमारा कि पीतल की तस्तरी की धार पर, ठीक है, कह रहा है पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है, केवल कथन एक हमारा सही दिया गया है, दूसरा कह रहा है कि द्वितीय कथन इसलिए गलत है क्योंकि कुचिपुड़ी नृत्य में भी पीतल की तस्तरी का प्रयोग किया जाता है। क्या है, कह रहा है द्वितीय कथन इसलिए गलत है क्योंकि कुचिपुड़ी नृत्य में भी पीतल की तस्तरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा दूसरा पॉइंट क्यों हमारा गलत दिया गया है। दूसरा कह रहा है दोस्तों हमारा कि पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट गलत है। और पहला पॉइंट कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक क्या है, प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला पॉइंट सही है। और दूसरा हमारा इसलिए गलत है कि द्वितीय कथन इसलिए गलत है क्योंकि कुचिपुड़ी नृत्य में भी पीतल की तस्तरी का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों केवल एक, हमारा सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम छठे नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें क्या कह रहा है ऊपर, यहाँ देखें दोस्तों, ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों कि नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। क्या है, छठा कह रहा है कि नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। तो याद रखिए दोस्तों सही आंसर मार्क करेंगे, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। क्या है, फिर से देखिए, नागर, द्रविड़ और बेसर हैं, तो याद रखिए भारतीय मंदिर वास्तु की क्या है, 3 मुख्य शैलियां हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि नागर, द्रविड़ और बेसर हैं भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। ठीक है दोस्तों, यहाँ 7वां नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है यहाँ। ठीक है, देखिए कह रहा है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एकाहत मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, यह किसका प्रतीक है। कह रहा है दोस्तों कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। फिर देखिए कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। तो याद रखिए दोस्तों, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, यह पॉइंट याद रखिएगा। फिर देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। तो याद रखिए दोस्तों, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में जो यह फैक्ट दिया गया है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ दोस्तों हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते चले। सारे प्रश्न दोस्तों हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों 2011 में जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। क्या है, कह रहा है दोस्तों धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की क्या था, संकल्पना था। जबकि रीत कह रहा है कि मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को क्या करता था दोस्तों, संचालित करता था। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है 1 और 2। और फिर से देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा कह रहा है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को क्या करता था, संचालित करता था। ठीक है, फिर देखिए धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। कह रहा है इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। क्या है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की क्या था, संकल्पना था। दूसरा कह रहा है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को क्या करता था दोस्तों, संचालित करता था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो हम सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। 1 और 2 हमारे दोनों पॉइंट दोस्तों सही दिए गए हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कह रहा है
यहाँ देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, याद रखें दोस्तों, सार्वभौमिक क्या विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक क्या है, विधान से हुआ है। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ई होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 2011 से 2023 तक जितने भी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न अब तक पूछे गए हैं परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग के, उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे भारतीय का, जो हम देख रहे थे भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन में, वह हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे दोस्तों। अब एशियंट हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो हमारी दोस्तों एशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट होगी। अब एशियंट हिस्ट्री में दोस्तों जो अब तक 2023 से 2011 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम एशियंट हिस्ट्री के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। जो 2023 से 2011 तक जितने भी एशियंट हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को अब हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। जितने भी टॉपिक हम लोग कवर करते चल रहे हैं, सारे प्रश्नों को आप लोग दोस्तों रिवाइज करते चलिए, क्योंकि आगामी परीक्षा जो 26 मई 2024 को लगी हुई है, उसकी दृष्टि से यह प्रश्न हमारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, भले दोस्तों यूपीएससी में प्रश्न रिपीट नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन फैक्ट हमारे रिपीट करते हैं परीक्षाओं में। इसलिए ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चलें, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक कवर करते चलिए दोस्तों, क्योंकि 26 मई 2024 को आयोजित होने वाली परीक्षा की दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, इसलिए भी जितने भी प्रश्नों को हम हल करते चलें, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक रिवीजन करते चलिए और 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर आप देख के अपने सारे फैक्टों को तैयार कर लें दोस्तों, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको लगातार प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वह है हमारे एशियंट हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2023 से लेकर 2011 तक के प्रश्नों को हम पूरी तरीके से एशियंट हिस्ट्री के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे और फिर बढ़ेंगे दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए और इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से सारे प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जो 2011 से 2023 तक जितने भी हमारे आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न पूछे गए हैं, सारे आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वह लाएंगे दोस्तों प्राचीन भारत में। अब जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2023 से लेकर 2011 तक के, उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सारे हमारे प्रश्न एशियंट हिस्ट्री से। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। परीक्षाएं आगामी लगी हुई हैं दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग कवर करते चलें। और दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय